1 2 3 फॉर शेख हसीना इज ए डिक्टेटर। बांग्लादेश के युवा ये नारा लगा रहे थे और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये पूरा मामला 1971 के उस युद्ध से जुड़ा है जिसमें पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर आम लोगों ने अपने लिए बांग्लादेश हासिल किया था। बांग्लादेश में उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 2018 में इस आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। फिर शेख हसीना ने सभी तरह के आरक्षण को बंद कर दिया, लेकिन फिर जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया। इस फैसले के बाद फिर से युवा सड़कों पर उतरे। छात्रों का सवाल था कि जिन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी उनके और उनके बच्चों तक तो आरक्षण ठीक था, मगर उसके बाद की पीढ़ियां भी उसका क्यों लाभ ले रही है। छात्रों का आरोप था कि ये आरक्षण शेख हसीना की पार्टी के लोगों या उनके समर्थकों को लाभ देने के लिए था। शुरुआत में तो ये प्रदर्शन बिना किसी हिंसा के हो रहे थे, लेकिन शेख हसीना के एक बयान के बाद ये प्रदर्शनकारी भड़क गए। 14 जुलाई को उन्होंने नेशनल टीवी पर प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहा। रजाकार बांग्लादेश में एक अपशब्द है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई के वक्त पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी। बांग्लादेश में इस शब्द का इस्तेमाल एक गद्दार के तौर पर किया जाता है। शेख हसीना ने कहा था कि आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को नहीं दिया जाएगा, तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को मिलना चाहिए। प्रदर्शन ने जोर पकड़ा तो पुलिस ने भी प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस को शूट एट साइट के आर्डर भी जारी कर दिए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त किया और 30% के आरक्षण को घटाकर 5% कर दिया, लेकिन इसका असर बहुत ही कम दिन रहा। जो आरक्षण विरोधी था वो अब सरकार विरोधी आरक्षण बन चुका था। लोग फिर सड़कों पर उतरे और 4 अगस्त को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 90 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद 5 अगस्त को बांग्लादेश के एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के लोगों ने पैदल मार्च शुरू किया और उनकी एक ही मांग थी, शेख हसीना का इस्तीफा। और इस बार शेख हसीना को इस्तीफा देना ही पड़ा। इस पूरे मामले में 300 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। ये घटना शेख हसीना के कार्यकाल का सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि शेख हसीना का इस्तीफा किसी पॉलिटिकल पार्टी की मांग नहीं थी, ये बांग्लादेश की जनता के एक बड़े हिस्से की मांग थी। पिछले 15 सालों से शेख हसीना सत्ता में बनी हुई थी। वे खुद बांग्लादेश की स्वतंत्रता सेनानी के नेता मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक प्रगति भी की। तब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी बन गई। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, जहां ग्रोथ है मगर नौकरियां नहीं है। अब जब ज्यादा लोग पढ़कर कॉलेज से निकल रहे हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें नौकरियां मिले, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। शेख हसीना पर आरोप भी लगे कि वे निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देती है। पिछले जनवरी में खत्म हुए आम चुनावों का मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार भी किया था। उसके बाद शेख हसीना ने जिस तरह के हाल के प्रदर्शन को पुलिस की सख्ती से डील किया, उससे भी छात्रों में रोष बढ़ता ही गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब भारत क्या करेगा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, ऐसा देश जिसकी स्वतंत्रता में यानी कि 1971 में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई है। तो उसका असर भारत पर क्या होगा। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया है। दक्षिण एशिया में शांति की दृष्टि से बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, चरमपंथियों पर लगाम जैसे मुद्दों पर एक दूसरे की मदद भी की है। भारत के शेख हसीना और उनकी आवामी लीग पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध है। भारत सरकार ने वहां पर काम या पढ़ाई के सिलसिले में गए भारतीय नागरिकों को वापस लौटने के निर्देश पहले से ही जारी किए हुए हैं। फिलहाल भारत ने अपनी बॉर्डर पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ऐसी स्थिरता के कारण बहुत से लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ सकते हैं।
बल्कि इसकी वजह से वहां की हिंदू माइनॉरिटी पर भी खतरा हो सकता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में छिड़ी हिंसा पर कहा था कि वहां जो कुछ भी चल रहा है वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, भारत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक फाउंडर और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत के स्टैंड पर नाराजगी जताते हुए इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कहा था कि भारत के इस रवैये से मुझे दुख होता है। अगर किसी भाई के घर में आग लग जाए तो मैं इसे आंतरिक मामला कैसे कह सकता हूँ। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो वहाँ लोकतंत्र न होने की वजह से हुआ। जो बात मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, अगर वही बांग्लादेश के एक बड़े तबके का सेंटीमेंट है तो भी ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि एक अंतरिम सरकार वहां बनाई जाएगी। अगर ये अंतरिम सरकार बनती है तो भारत सरकार का उससे अच्छे संबंध बनाए रखना एक चुनौती होगी। जो सरकार वहां बनेगी उसमें स्थिरता लाना भी एक बड़ी चुनौती होगी और इसमें उसे भारत की मदद की जरूरत पड़ सकती है।